तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। भूगोल के वो भी 10 महत्वपूर्ण आप लोगों का लघु उत्तरीय जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह 10 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भूगोल में लघु उत्तरीय का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर के लिए एक प्रश्न आता है और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हमेशा से कई वर्षों से लगातार वो प्रश्न पूछा जाता है। वही प्रश्न में आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय बताने वाला जो कि 4 नंबर के लिए है। तो चलिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसको वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या तो तुरंत इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर इसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं 10 डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी के। चलिए देखिए, आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा। देखिए क्या प्रश्न है पहला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या मृदा अपरदन क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको विश्वास नहीं हो रहा किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं, जाके प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं कि कितनी बार यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या मृदा अपरदन क्या है। तो देखिए, पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से मैं लिख के लेकर आया हूँ कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कह रहा है कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को यह मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा की उपजाऊपता पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि मृदा अपरदन होता क्या है। तो मृदा अपरदन ये होता है कि मृदा को उनकी ऊपरी परत को बहाकर या उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन का मतलब कि जैसे तेज हवाएं हैं, तेज हवा जब बहता है तो मृदा की ऊपरी परत को उठा के ले जाता है। अगर तेज बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश की वजह से जब जल बहता है तो वहाँ पे मिट्टी ऊपर बहकर चली जाती है, तो भी मृदा का अपरदन का ही कारण होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है पूरा संक्षिप्त में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया, यहाँ पे लिख कर बताया आप लोगों को। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न था जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP था। इसी तरह दूसरा प्रश्न जो कि है बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है, किसी कीमत पे आप लोगों को जाना है इन प्रश्नों को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है प्रश्न नंबर दूसरा, कि चिपको आंदोलन क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है और इस आंदोलन का जो सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने से सफल हुआ, मतलब कटाई रोकने में क्या हुआ, सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन से यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। मतलब चिपको आंदोलन का मतलब ये होता है कि चिपको आंदोलन का मतलब चलाया गया था, वनों पे आधारित एक आंदोलन था कि वनों की रक्षा के लिए लोग उसको वनों को चिपक कर मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते थे, उसको काटने नहीं देते थे। ठीक है, यह आंदोलन सफल भी हुआ। ठीक है, चलिए यही चिपको आंदोलन है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चिपको आंदोलन जब भी पूछेगा एग्जाम में तो आप आराम से लिख पाएंगे चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करके जाना ही किसी कीमत पे आप लोगों को, कि जर दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण हैं। कह रहा है कि जर दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है जर दुर्लभता। और कैसे इसका उत्तर लिखेंगे कि जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता
कहते हैं। कह रहा है कि जल की विशाल भंडार होने के कारण भी जल की यदि कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण है। बहुत बहुत अलग क्षेत्र में जल दुर्लभता के अलग अलग कारण हैं। कौन कौन है? तो पहला कारण तो बढ़ती जनसंख्या है। पहला कारण जो है जल दुर्लभता का बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जल अधिक जनसंख्या में घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि बढ़ती जनसंख्या, जितना अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा फसल की आवश्यकता होगी, क्योंकि खाने पीने के लिए भैया अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, और अनाज की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज़्यादा से जल अधिक देंगे तभी तो सिंचाई होगी, तो वहाँ पे जल दुर्लभता की कमी होगी। इसी तरह दूसरा जो है वो जल का असमान वितरण। क्या कह रहा है कि भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। बिल्कुल सही बात। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे वहाँ पे आप लोगों के सूखा पड़ता है, वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होगी तो वहाँ पे जल दुर्लभता की कमी होगी। और तीसरा जो कारण है वो है निजी कुएं या नलकूप। निजी कुएं या नलकूप। कह रहा है कि बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। ठीक है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। कह रहा है कि जो आप लोगों का निजी कुएं या नलकूप आदमी खोद रहा है नीचे की तरफ और वहाँ से जल का अवशोषण कर रहा है, जल निकाल रहा है, तो भी जल दुर्लभता के कारण, क्योंकि जल निकालेगा और उसको यूज़ करेगा तो जल की कमी होगी ही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। हमने अच्छे तरीके से बता दिया, 3 हेडिंग में अच्छे तरीके से लिख के बता दिया, पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। यह है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी। यह भारतीय लिखा हुआ है, इसको सही लिख लीजिएगा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखे। वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला विशेषता है कि प्रकृति पर निर्भरता। प्रकृति पर निर्भरता कह रहा है कि भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। जो हमारी भारतीय कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियत होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होता है। कह रहा है कि जिस प्रकार, मतलब कह रहा है कि प्रकृति पर निर्भरता का मतलब कि जो हमारा भारतीय कृषि है, जितना टाइम से अगर वर्षा हो जाए और अच्छी से वर्षा हो जाए उतना ही ज़्यादा उत्पादन, हमारा उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, अनाज हमारा ज़्यादा उत्पादन में होगा। ठीक है, और यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होगा। और वर्षा कम होगी, वर्षा सही टाइम पर नहीं हुई तो फसल की सिंचाई नहीं हो पाएगी, अनाज अच्छे से नहीं उग पाएंगे। ठीक है, यह चीज़ है। तो प्रकृति पर निर्भरता बहुत रखता है मायने भारतीय हमारी कृषि, जो कृषि हमारी है वो कृषि प्रकृति पर निर्भर बहुत है। दूसरा है कि कृषि की निम्न उत्पादकता। दूसरी हेडिंग है कृषि की निम्न उत्पादकता। कह रहा है कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों में कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $150 है। ठीक है, ये कृषि की निम्न उत्पादकता की बात हो रही है। और तीसरा जो है वह है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। क्या है? खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो पहला हमने बताया आप लोगों को प्रकृति पर निर्भरता, दूसरा बताया कृषि की निम्न उत्पादकता, और तीसरा बताया खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। और प्रश्न नंबर 5वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है।
कह रहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है, मतलब क्यों आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं कि खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पूर्ण भ्रमण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन में अल्पजीवी है। अयस्क के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है और इसके लिए खनिजों का संयोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना होगा। तो ये आपका था कि हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, तो इसलिए हमने पूरा डिटेल में इसको लिखा हुआ है। बस आप यहाँ से नोट करके और इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि पीछे बहुत लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन 5वां है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो हालांकि 2022 में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप तैयार रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो लिखेंगे कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। और सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला गुण उसका यह है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पथों को जोड़ती है। ये तो पहला गुण रहा। दूसरा गुण है कि सड़कों की निर्माण लागत कम होती है तथा यह उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जा सकती है। तो यह इसका दूसरा गुण रहा। और तीसरा गुण इसका है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। मतलब कि इस सड़क के माध्यम से आप घर घर भी जा सकते हैं। देखते हैं घर में भी सड़क होता है इस तरह, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट आपके घर पे ही उस सड़क माध्यम से आप कोई भी वाहन जा सकता है आपके घर पे, और कम खर्च भी लगता है, आपको सामान को पहुँचा भी सकता है सड़क परिवहन के माध्यम से। तो यह 3 गुण था। तीनों गुण हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। और ये प्रश्न नंबर 6 था और आई होप क्लियर हो गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। और इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 7वां देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7वां कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। तो सिंपल लिखेंगे कि वे खनिज जिसे धातु प्राप्त नहीं होती है अधात्विक खनिज कहलाती है। और इस खनिजों में चमक नहीं होती है तथा कूटने पीटने पर यह टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अभ्रक, कोयला तथा संगमरमर आदि। ठीक है, सिंपल। प्रश्न नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छोटा सा प्रश्न, नंबर आपको दिला देगा पूरा। अधात्विक खनिज समझा गया? अधात्विक खनिज वे खनिज जिसे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अधात्विक खनिज कहलाता है। इनमें चमक नहीं होती है, इन्हें कूटें और पीटेंगे तो टूट जाता है। जैसे अभ्रक, कोयला, संगमरमर, ये सब अधात्विक खनिज है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 था। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? चावल जिसे धान कहते हैं, तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कह रहा चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन के बाद भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ की फसल है, सबको मालूम है। चावल एक क्या? खरीफ की फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और अधिक आर्द्रता बात करें तो 100 डिग्री सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। सबसे अच्छी फसल जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है अगर चावल की बात करें तो। नहरों के जल और नलकूपों की संघनन के कारण पंजाब,
हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में उसे क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 8वां बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी था। और प्रश्न नंबर 9 पूछिए मत, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले जो सिंचाई योजनाएं बनाई जाती थी, कह रहा है स्वतंत्रता से पहले जो सिंचाई योजना बनाई जाती थी वे केवल एक ही कार्य करती थीं, अर्थात सिंचाई की व्यवस्था करना तथा खेतों तक पानी पहुंचाना। इसलिए इन योजनाओं का लाभ काफ़ी सीमित था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात बनाई गई विभिन्न परियोजनाओं के बहुमुखी उद्देश्य होते थे, मतलब बहुमुखी उद्देश्य होते हैं। इसलिए इसके उनके लाभ भी होते हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन से लाभ होते हैं? तो पहला कि इन परियोजनाओं से जल संग्रह तथा भंडारण से सहायता मिलती है, जिसे हम सिंचाई आदि कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में राजस्थान नहर में सतलुज नदी का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। और दूसरा है, इन परियोजनाओं से वन रोपण में भी जल का उपयोग किया जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है। और तीसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक ही समय में अनेक परियोजनाओं की सिद्धि करती है। ये जल विद्युत के अतिरिक्त सिंचाई के लिए उपयुक्त सुविधाएं, नौका परिवहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां और मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। तो ये प्रश्न नंबर 9 था, जो कि आपसे पूछा था कि बहुउद्देशीय परियोजना के लिए होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। तो एक एक हेडिंग के तौर पे हमने पॉइंट वाइज बताया लाभों को उसको। और आई होप प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 10वां जो कि लास्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए कि जैव विविधता होती क्या है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे जैव विविधता का अर्थ, लिखेंगे कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विभिन्न विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। कह रहा है कि मानव जीवन के लिए महत्व, मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता है, चला रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। कह रहा जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी भी प्राणी या जंतु को उसके जाति के विभेद के अनुसार उसके अलग अलग विशेषताओं को प्रकट कर देना। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली की अलग विशेषताएं हैं, कुत्ता है तो कुत्ता का जाति अलग है, उसकी विशेषताएं अलग है। उसके विशेषता के अनुसार कोई भी प्राणी व्यक्ति है वो उसको पालतू जानवर बनाता है, किसी को नहीं रखता है। जैसे कोई शेर का विशेषता अलग है, उसकी जाति अलग है, उसकी विशेषता उसके आधार पर उसको अगर पढ़ा जाए तो शेर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उसको आप पालतू पशु नहीं बना सकते हैं, तो उसको नहीं बनाया जा सकता। उसकी विशेषता के अनुसार ही तो, अगर विशेषता नहीं मालूम रहता कि भाई इतना ज़्यादा डेंजरस, इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो आदमी उसको भी लेके आता है और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है उससे। तो सबकी जाति अलग अलग विभेद की गई हैं
विविधता के अनुसार, जैव विविधता के अनुसार, और उसका सबका प्रयोग, उसका सभी की विशेषताएं अलग अलग हैं, उन्हीं के अनुसार हम किसी चीज़ को परख सकते हैं क्या क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उसकी विशेषता क्या है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैव विविधता क्या है। ये प्रश्न नंबर 10वां था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 10वां, करें कि मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, पूरा अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके बताया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को लघुत्तरीय प्रश्न बताया, और 10 तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारा नंबर गेन कर सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको तो 10 को तैयार आपको कर ही लेना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसे लगे बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।